नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था तथा इससे जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन की, तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी हमें इंडिका पुस्तक से तथा अर्थशास्त्र तथा अन्य कई ग्रंथों से और अभिलेखों से इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली थी तथा सत्ता का केंद्रीकरण हुआ था। इसलिए यह प्रशासन इतिहास में इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन के ढांचे की कि मौर्य प्रशासन का ढांचा किस प्रकार था। तो सबसे पहले आता था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राजा शासन प्रणाली का केंद्र होता था और जितनी भी महत्वपूर्ण नीतियाँ होती थी वो सारा का सारा राजा ही लेता था और किसी के हाथ में नहीं होता था। तथा व्यवस्थिता की बात करें तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारी ही शक्ति राजा के पास होती थी। तो इससे पता चलता है वहाँ केंद्रीकृत शक्तियाँ होती थी। दूसरे पे आता था मंत्री परिषद। मंत्री परिषद राजा को सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता था, जिनकी नियुक्ति वंश के आधार पर भी होती थी, योग्यता के आधार पर भी होती थी और इनकी नियुक्ति राजा करता था। अंतिम निर्णय तो देखो राजा का ही होता था, लेकिन तभी भी एक बाहरी परिषद होता था जिसे मंत्रीगण कहा जाता था, जिसके अंतर्गत 3 से 4 सदस्य होते थे और ये सारे के सारे सदस्य महत्वपूर्ण विषय पर राजा की मदद करते थे। अब आता था अगला अधिकारी पद। देखो, इसमें ना कई प्रकार के अधिकारी होते थे, जिसमें से 18 प्रकार के अधिकारियों का वर्णन किया गया है, जिसे तीर्थ कहा जाता था। ये केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखते थे, जिसमें कोष संभालना यानी पैसे संभालना और पुरोहित, सेनापति, ये आदि इनमें कुछ प्रमुख थे, जिनके अंतर्गत अर्थशास्त्र की किताब जो है उसमें 27 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जो राज्य के आर्थिक गतिविधियों से लेके अन्य कृषि, व्यापार, वाणिज्य, माप तोल, कताई, बुनाई, खान और वन आदि नियमों का नियंत्रण करते थे। इसी में अब हमारा अगला आता है नगर प्रबंधन कि नगर प्रबंधन कैसा होता था उस समय। तो देखो, जब हम बात करते हैं नगर प्रबंधन की, तो नगर प्रबंधन के लिए 5-5 सदस्य की 6 समितियां होती थी। ठीक है, याद रखना है इसको। 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी, जो कार्य, उद्योग, शिल्प, विदेशियां, जनगणना, वाणिज्य, व्यापार, निर्मित वस्तु की देखभाल करते थे और बिक्री कर आदि के नियम, वाणिज्य एवं रख रखाव के कार्य को करते थे। अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में इसको नगर कर या नगर प्रशासन कोष अध्यक्ष भी आदि कहकर बताया गया है। अब बात करते हैं अगला सेना का। तो सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति। ठीक है, सेना की 6 शाखा होती थी, जो इस प्रकार थी। जैसे पहला था पैदल सैनिक, दूसरा था अश्व सैनिक, तीसरा था हाथियों की सेना, चौथा था रथ सैनिक, पांचवा यातायात और नौसेना में ये इस प्रकार पूरी तरह से बटे हुए थे। 5-5 सदस्यों की सीमिति होती थी इनकी और इनकी देखरेख का काम भी अलग से लोगों को सौंपा जाता था। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका हमें क्या हुआ है, वर्णन मिला है। और नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था, यानी युद्ध क्षेत्र में जो सेना का वो करता था, क्या बोलते हैं, जो सेना को लीड करता था उसे हम नायक कहते थे। ठीक है, अगला आता था गुप्तचर व्यवस्था। तो इस प्रशासन की एक खास व्यवस्था थी कि इसमें गुप्तचर व्यवस्था भी थी। प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचर्यों का कार्यकार भी यानी गुप्तचर्यों का जाल भी बिछाया जाता था, जो हर एक व्यक्ति पे नज़र रखता था। मंत्री से लेकर सारे चीज़ों पर गुप्तचर की नज़र होती थी। यहाँ तक मौर्य प्रशासन में गुप्तचर के ऊपर गुप्तचर लगा रखे थे। तो इस प्रकार यह प्रशासन बहुत ही उच्च कोटि का था। अगला आता है हमारा न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजशासन, न्याय सहित के अन्य कई स्रोत हैं। ठीक है, और ये भी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है। तो न्याय का काम क्या होता था? दीवानी तथा फौजीदारी मुकदमे सुलझाना। कि मतलब क्या, जो ज़मीन से जुड़े मुकदमे होते थे और अन्य कई मुकदमे होते थे वो सुलझाना। लेकिन तभी भी अंतिम न्यायालय यानी अंतिम फैसला तो राजा का ही होता था। ठीक है, और इसके अब बात करते हैं प्रांतीय शासन की। तो जब हम बात करते हैं प्रांतीय शासन की, तो प्रांतों को 4 भागों में बांट रखा था, जिसमें पहला प्रशासक जो राजकुमार खुद होता था, दूसरा मंत्री परिषद, तथा इस प्रकार उन्होंने अन्य 3 प्रांतों को और मतलब 2 प्रांतों को और भागों में बांट रखा था। इसके बाद आते थे हमारे धम्म महात्मा। धम्म महात्मा वो अधिकारी होते थे जो धम्म तथा अन्य कार्यों को देखते थे।
ठीक है। ये प्रांतों में खाना बंटवाना, किस प्रकार विषय बांटा गया है, प्रांतों के अन्य कार्यों को, इस प्रकार ये देखते थे। अब इसी में मौर्य साम्राज्य में एक आता था जनपद। जनपद यानी ऐसा जगह है जहाँ पे जनता ने पैर रखा हो, यानी जनता जहाँ निवास करती हो, ठीक है, उस एरिया को जनपद कहा जाता था। और दूसरे होते थे महाजनपद, जिनकी संख्या 16 बताई गई है। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन की बात करें तो यह एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया था। इसलिए यह प्रशासन इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।